फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट है कि हर असेट को परचेज प्राइस पे दिखाया जाए, मार्केट वैल्यू पे नहीं, परचेज प्राइस पे। मतलब भले ही आपने 1995 में ख़रीदा हो, पर आपको 2020 में भी उसका वही प्राइस दिखाना है जितने में आपने ख़रीदा था। अब परचेज प्राइस होता क्या है? अरे वही प्राइस जिस पे ख़रीदा है। नहीं भाई, परचेज प्राइस में कुछ और चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाया। मान लीजिए आपने ऑनलाइन एक चप्पल मंगाई, तो वो चप्पल में या तो फ्री डिलीवरी होगी या फिर उसमें आपको डिलीवरी के पैसे देने पड़ेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिलीवरी के पैसे आप दे रहे हैं, चाहे फ्री डिलीवरी हो या विद डिलीवरी कॉस्ट हो। क्योंकि जब आपको फ्री डिलीवरी दिखाता है तो वो उसमें पहले ही कॉस्ट जुड़ी होती है डिलीवरी की। और कई साइट्स में आपने देखा होगा कि मिनिमम ऑर्डर करने पे आपको डिलीवरी फ्री मिलती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम बल्क में सामान मंगाते हैं तो उन्हें कॉस्ट पर कुछ लाभ मिल जाता है। अब ये सब जानने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। तो अभी आप बस इतना जानिए कि डिलीवरी कॉस्ट में जुड़ी ही होती है अगर फ्री डिलीवरी भी दिखा रहा है तो। हाँ तो भाई, जैसे हम कोई असेट भी खरीदते हैं तो हमारे बाजू में दुकान थोड़ी होगी। बाजू में भी हुई तो लेबर तो लगेगी उसको उठा के लाने में एसेट को, अगर कुछ भारी एसेट हो या फिर कुछ भी ऐसा एसेट हो। तो इसलिए परचेज प्राइस में क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जितना का आपने खरीदा है। दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपके असेट्स को आपकी दुकान या फिर जो भी है वहाँ तक लाने के लिए लगा है। फिर इंस्टॉलेशन मतलब कि वो जो मशीन या फिर प्लांट या जो भी है उसको इंस्टॉल करने का खर्चा। जैसे आपने देखा होगा आपकी टीवी लगती है नई, तो उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस लेते हैं, या तो बोलते हैं कि इंस्टॉलेशन फ्री है। तो भाई वो फ्री नहीं होता है, वो कॉस्ट में जुड़ा होता है। और जितने भी कॉस्ट होते हैं असेट को आपके यूज़ में लाने के लिए, मतलब जब तक आपका असेट रेडी टू यूज़ नहीं हो जाता तब तक जितने भी कॉस्ट लगे हैं भाई वो परचेज प्राइस है। अब यहाँ पे एक जगह कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर मान लो आपका असेट रेडी टू यूज़ था, मतलब उसने तैयार कर दिया है पर आपने यूज़ नहीं किया, फिर आपने जब थोड़े टाइम बाद यूज़ करना चाहा तो वो ख़राब हो गया तो आपने उसमें रिपेयर कराया, तो भाई ये रेडी टू यूज़ करने के लिए खर्चा नहीं है, मतलब ये परचेज प्राइस में नहीं जुड़ेगा। क्योंकि आपकी चीज़ पहले ही रेडी टू यूज़ थी, आपने नहीं चलाई, वो आपकी गलती है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आपका असेट रेडी टू यूज़ नहीं होता, मतलब आप यूज़ करने के लायक नहीं होता वो असेट, तब तक जितने भी खर्चे आते हैं वो परचेज प्राइस में आते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक और चीज़ यह आती है कि ये कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल नेचर का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें हमेशा अपना असेट परचेज प्राइस पे दिखाना है, चाहे सालों बीत जाए। जितना हमने डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कि उसको उठाने के दिन जितना खर्चा लगाया या फिर उसको रेडी टू यूज़ करने के लिए जितना खर्चा लगाया, उसी खर्चे पे ज़िंदगी भर हमको वो असेट को दिखाना है, अगर डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है उसमें। तो परचेज प्राइस पे दिखाने से क्या फ़ायदा होता है? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होती है कि हम वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ हमने इतने में ख़रीदा था। अगर हम उसको मार्केट वैल्यू में दिखाएंगे तो हम उसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि भाई ये इतने में ख़रीदा था हमने, या फिर इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। देखो, मार्केट वैल्यू हर जगह के हिसाब से चेंज होती है। आप इस मोहल्ले में ख़रीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा, अगले मोहल्ले में ख़रीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, उसके अगले मोहल्ले में ख़रीदेंगे तो हो सकता है बहुत ही सस्ता पड़ जाए। तो ये मार्केट वैल्यू हर जगह चेंज होती रहती है। तो मार्केट वैल्यू पे एसेट को दिखाना कोई बहुत रिलायबल चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमेशा हमें एसेट्स
परचेज प्राइस पे दिखाने हैं, जिससे कि क्या होगा, हम अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स का उसको वेरीफाई करके उसका कॉस्ट वेरीफाई कर देंगे कि हाँ भाई इतने इतने में ही खरीदा हमने, कोई झोल झाल नहीं करा है। तो ये था कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बहुत ही बढ़िया इजी सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात समझनी है। वो ये है कि असेट जब तक रेडी टू यूज़ नहीं होता है तब तक जितना भी उसमें कॉस्ट में जुड़ता है वो परचेज प्राइस होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। हनी एंटरप्राइजेज ने 40 लाख रुपए का एक प्लांट खरीदा। ये प्लांट कपड़े बनाने के लिए आता है काम। अब इसमें क्या क्या अमाउंट और लगा, 20,000 ट्रांसपोर्ट करने में, जो कि फैक्ट्री साइड तक लाने के लिए लगा है। 25,000 लगे हैं उसके रिपेयर्स में। अब ये जो रिपेयर्स हैं वो ध्यान रखिएगा ओल्ड मशीन है, तो ओल्ड मशीन को आप रिपेयर कर रहे हैं, मतलब उसको यूज़ में लाने के लिए रिपेयर कर रहे हैं। वो अभी यूजेबल नहीं है समझ लीजिए, क्योंकि वो ओल्ड मशीनरी है। तो अब उसको यूज़ में लाने के लिए रिपेयर लगा रहे हैं 25,000 रुपये। तो इसीलिए यह 25,000 रुपये क्या है, परचेज प्राइस में जुड़ेगा। अब 35,000 रुपये इंस्टॉलेशन, ये तो अपन को पता ही है कि जुड़ना ही है। तो यहाँ पर अपना टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा प्लांट को अपने पास लाने के लिए, 40,80,000 रुपये। यही वैल्यू अपन बैलेंस शीट में दिखाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, डेप्रिसिएशन के केस में नहीं, क्योंकि उसमें तो डेप्रिशिएट होगा तो वैल्यू कम होती जाएगी। पर परचेज प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस यही माना जाएगा। ये सारे जो कॉस्ट हैं ये मशीन को यूज़ करने के लिए, मतलब उसको रेडी टू यूज़ बनाने के लिए हमने लगाए हैं, तो इसलिए परचेज प्राइस में आएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आप नई मशीन ला रहे हैं तो वो रेडी टू यूज़ ही है इंस्टॉलेशन के बाद। अब उसको रिपेयर कराएंगे आप बाद में तो भले ही, लेकिन वो उसके परचेज प्राइस में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस कहलाएगा। ओल्ड मशीन है, चलने फिरने में उसको थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे कि होती ही है ओल्ड मशीन को, तो इसलिए उसमें हमने रिपेयर के पैसे जोड़े। वो भी हमने आज ला रहे हैं उसको, तो उसको रिपेयर करे बिना हम चला नहीं सकते, इसलिए हमने जोड़ा है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार इंस्टॉल कर लिया, उसको चला लिया, फिर ओल्ड मशीन है उसको रिपेयर करा रहे हैं बाद में चलाने के बाद, फिर उसको डाल रहे हैं उसके कॉस्ट में, ऐसा नहीं है। उसको चलाने के लिए, मतलब उसको रेडी टू यूज़ के लिए बनाने के लिए हमने उस पर रिपेयर्स करवाए, इसके लिए हमने इसमें जोड़ा है परचेज प्राइस में। कंफ्यूज मत होइएगा। ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट का एक लिमिटेशन भी है, वो क्या है क्यों है, चलिए आगे देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब इसकी लिमिटेशन तो सीधी सी है कि भाई ये बरसों पुराने एसेट के वैल्यू को, उसकी कॉस्ट को अभी तक दिखाते आ रहा है, मतलब सालों साल वही कॉस्ट प्राइस, वही वैल्यू दिखाई जा रही है बैलेंस शीट पे। तो इससे एक तरीके का हिडन प्रॉफिट बनता है। मान लो आपने कोई ज़मीन ली 2 लाख रुपए की 1995 में, उसकी मार्केट वैल्यू आज के दिन में 20 लाख रुपए है। तो जो 18 लाख रुपए का इसमें बढ़त आया है वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लिखना है बैलेंस शीट पर। तो यार ये एक तरीके का प्रॉफिट नहीं छुपा रहा है, छुपा तो रहा है, पर भाई क्या करें, मार्केट वैल्यू तो वेरी होती है, मतलब यहाँ जाएंगे तो अलग मार्केट वैल्यू, वहाँ जाएंगे तो अलग मार्केट वैल्यू, कोई कुछ दाम देगा, कोई कुछ दाम देगा। तो हम एक फिक्स मार्केट वैल्यू भी तो नहीं लगा सकते। हो सकता है आप कहीं और जाके बेचेंगे इसको तो वो आपको 21 लाख रुपए दे दे, हो सकता है कोई 18 लाख में माने। तो अपन 2 लाख से बढ़ाकर 20 लाख पे एग्जैक्ट दिखा नहीं सकते ना उसको। तो यही कारण है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट दिखाता नहीं है उसको, हिस्टोरिकल नेचर का है वो, और हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाया जाता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाया जाता। पर ये एक उसका डिसएडवांटेज है, यानी कि लिमिटेशन है, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो बन रहा है ना। आप उसको बेचने जाओगे तो 2 लाख से तो कहीं ज़्यादा में बिकेगी ही बिकेगी वो ज़मीन। पर हर चीज़ का कुछ ना कुछ बुराई तो होती ही है, खामियां किस चीज़ में नहीं होती आखिर। खैर छोड़ो। तो यहाँ खत्म होता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो भाई लोग, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट पे ज़रूर पूछना, और ज्ञान को बढ़ाने के लिए लोगों से वीडियो शेयर करो।
आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।